ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज द एंड्रोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम का जो सिंगल यूनिट होता है उसको हम स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, अ फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट एंड एंथर। एंथर के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है इस स्पोर फॉर्मिंग सेल, दैट इज नोन एज द स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल डिवाइड करता है और ढेर सारे क्या करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब उन्हीं स्पोर को हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। जब एंथर रप्चर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो डेसेंस हो जाता है, यानी उसकी आउटर लेयर जो है वो रप्चर हो जाती है और वहां से पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर दिए जाते हैं। Either by the different method, they are reached to the stigma of the same flower. उसी स्पीशीज के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक या सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द पॉलिनेशन। अब डिपेंड करता है कि पॉलन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे पॉलन के टाइप होते हैं, पॉलिनेशन के टाइप होते हैं। इसको स्टार्ट कर दियो। तो पॉलेन्स के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे अब पॉलिनेशन कैसा होगा उसके बेसिस से पॉलन स्पेशली मॉडिफाई होता है। कुछ पॉलेन्स जो होते हैं वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, तो फेदरी होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, तो आसानी से उड़ करके जा सकते हैं हवा के थ्रू। कुछ का पॉलिनेशन जो होता है वो वाटर के थ्रू होता है, तो वाटर पॉलिनेशन शो करते हैं। तो दीज आर टू द एबायोटिक फैक्टर। ये दो एबायोटिक फैक्टर हैं और कुछ बायोटिक फैक्टर है, ठीक है। बायोटिक फैक्टर यानी एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो उनको अभी हम आगे चल करके पॉलिनेशन में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल जो है ये कैसा है, डिप्लॉयड है। जब ये डिवाइड करता है तो ये मियोटिकली डिवाइड करके पॉलन टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। किसका? पॉलन टेट्राड का। एंड ईच सेल इज हैप्लॉयड। हर एक सेल कैसा है, हैप्लॉयड है। एंड ईच सेल गिव राइज टू पॉलन ग्रेन्स। हर एक पॉलन टेट्राड की सेल जो है किसको फॉर्म करती है, क्या बनाती है, पॉलन ग्रेन बनाती है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इसके अंदर एक सिंगल सेल और इसके बाहर दो लेयर पाई जाती है, दैट इज नोन एज द एक्जाइन एंड इंटाइन। एक रीजन ऐसा होता है जहां पे एक्जाइन की लेयर जो है वो थिन होती है, एक्जाइन की लेयर थिन होती है, दैट इज नोन एज द जर्म पोर। क्या कहलाता है, जर्म पोर। यानी पॉलन यहीं से जर्मिनेट करता है और आगे चल करके पॉलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब में माइटोटिक डिवीजन होता है, सॉरी पॉलन सेल में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है और ये
तो यहाँ पे इसके अंदर जो सेल्स होती है, सेल होती है इसके अंदर एसिमेट्रिक डिवीजन हो जाता है। एसिमेट्रिक डिवीजन होता है इसलिए क्योंकि एक बड़ा सा वैक्यूल आ जाता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं और यहाँ पे दो सेल्स बन जाती है। एक छोटा सा सेल होता है वेजिटेटिव सेल और एक बड़ा सा सेल होता है एक छोटा सा जनरेटिव सेल होता है और एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल। बाकी एंटाइन और एक्टाइन क्लियर हो। ये वेजिटेटिव सेल आगे चल करके डिवाइड करता है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और ये जनरेटिव सेल जो होता है ये आगे चल करके फीमेल गैमेट यानी एग सेल से फ्यूज करता है। दैट मींस ये फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ये एग्जाइन और एंटाइन जो होती है लेयर, ये एक स्पोरोपोलिन नाम के सब्सटेंस से बनी होती है। दैट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अगर डायमंड और स्पोरोपोलिन में पूछ लिया जाए तो डायमंड और स्पोरोपोलिन दोनों में पूछ लिया जाए कि कौन ज्यादा हार्ड है, भाई हार्डेस्ट सरफेस में तो आप डायमंड भी पढ़ते हैं ना, तो दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे, पूछ के बताइए। द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट, अंडरलाइन करिए। ये पोलन ग्रेन जो होता है ये मेल गैमेटोफाइट, जैसे आपने प्राइमोफाइटा टेरिडोफाइटा पढ़ा था तो एक में जो है गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो डोमिनेंट होता था, एक में स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होता था। तो यहाँ पे गैमेटोफाइट स्टेज जो होता है वो इतना छोटा होता है कि आसानी से दिखाई नहीं देता है। कुछ स्पीशीज हैं जिनके दिखाई भी देते हैं लेकिन चूंकि ये नेकेड नहीं होते इसलिए ये आसानी से दिखाई नहीं देते। और कुछ सेल स्टेज है, बाकी मेजर स्टेज जो है वो स्पोरोफाइट। आगे देखिए, इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस or any other flower you would find the deposition of yellowish powdery pollen grains on your finger। तो कह रहे हैं कि अगर आपने हिबिस्कस रोजा फाइनेंसिस, ठीक है, गुड़हल का फूल देखा हो तो उसमें ऐसे ही इलॉन्गेटेड पार्ट निकला होता है। तो कह रहे हैं अगर आप इसको टच करेंगे इस रीजन को तो आपके हाथ में पीले पीले कलर का पाउडर जैसा कुछ लग जाता है। दैट इज पोलन ग्रेन्स। वही क्या है, पोलन ग्रेन्स। अलग अलग स्पीशीज के पोलन ग्रेन जो होते हैं वो अलग अलग साइज के और अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। आगे देखिए, स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। कह रहे हैं कि ऐसे ही एक स्लाइड ले लीजिए, स्लाइड पे एक बूंद पानी रख लीजिए और जो आप फिंगर पे पीले पीले कलर का पाउडर लगा है उसी को यहाँ पे टच करा दीजिए तो पानी उसको खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो वो अब ये स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप के अंदर लगा करके पोलन का स्ट्रक्चर आसानी से देख सकते हैं। You will really be amazed that variety of architecture, size, shape, color, design seen on the pollen grain। कह रहे हैं कि आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कई सारे तरह के पोलन ग्रेन का अलग अलग आर्किटेक्चर मतलब बनावट है, उसका साइज अलग अलग है, शेप अलग है, कलर अलग है और डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द डिफरेंट स्पीशीज। आप ऐसे ही अलग अलग स्लाइड बना लीजिए अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर का, ठीक है। तो कुछ आपको जैसे इसमें मिल जाएगा, एक तो चाइना रोज हो गया आपका, रोज प्लांट का भी आप निकाल सकते हैं, सेंटर में होता है ढेर सारा एंथर, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। बहुत बड़े साइज के अंदर चाहिए तो गुलमोहर प्लांट का ले लीजिए, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, विजिबल भी होते हैं, उसको आप ब्लेड से डाइसेक्ट भी कर सकते हैं, नेकेड आई से भी दिखाई देगा आपको ढेर सारा। Pollen grains are
जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो पॉलन ग्रेन यूजुअली जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं और 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर के हो सकते हैं। इट हैज अ प्रोमिनेंट टू लेयर वॉल, इसके बाहर दो उभरी हुई लेयर पाई जाती है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, which is one of the most resistant organic material known। तो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ये हीट से, ठीक है, एसिड से, बेस से रेजिस्टेंस शो करता है, यानी डिफरेंट काइंड के आप केमिकल्स अगर इसके ऊपर यूज करें तो ये आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होता। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। तो आप इसको हाई टेम्परेचर पर रख सकते हैं तब भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में या स्ट्रॉन्ग एल्कलाई यानी बेस में आप रख देंगे तब भी ये खराब नहीं होगा। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। अभी तक हमको ऐसा कोई एंजाइम भी नहीं पता है कि जो स्पोरोपोलिनिन को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। पॉलन ग्रेन्स एग्जाइन है prominent aperture called the germ pore where the sporopollenin is absent। तो कह रहे हैं एक जगह से स्पोरोपोलिनिन गायब होता है, छोटा सा जगह होता है, तो यही क्या कहलाता है, जर्म पोर कहलाता है। मतलब जो पॉलन है यही से क्या करता है, जर्मिनेट करता है। pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin। तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक हार्ड सब्सटेंस पाया जाता है तो ये काफी लंबे समय तक पड़ा रह सकता है एज ए फॉसिल। The एग्जाइन exhibit a fascinating array of pattern and design। तो कह रहे हैं एग्जाइन एक खास तरह का पैटर्न शो करता है, जैसे यहाँ ऐसे स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, कार्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो इसका कह रहे हैं अलग अलग अरे का मतलब होता है सीक्वेंस, ठीक है। तो कह रहे हैं अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग सीक्वेंस पाया जाता है जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या करता है, वेरी करता है। Why do you think that एग्जाइन should be hard? तो कह रहे हैं कि आप क्यों सोचते हैं कि एग्जाइन हार्ड होना चाहिए? Just to protect the pollen grains from the disaster या abnormal conditions। And what is the function of the germ pore? Germ pore provide place to generate the या to formation for the formation of pollen tube। germ pore वही तो पैसेज प्रोवाइड करता है, अगर वो ना होगा तो pollen grain जर्मिनेट ही नहीं करेगा। The inner wall of the pollen grain is called the intine, अंदर वाली लेयर intine कहलाती है। And it is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin। ये कह रहे हैं ये thin layer है और continuous है, जैसे एग्जाइन एक जगह से अपसेट था ना जर्म पोर का, ये continuous है, किससे बना होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से। The cytoplasm of the pollen grain is surrounded by a plasma membrane। When the pollen grain is mature, it contains the two cells, a vegetative cell and generative cell। तो कह रहे हैं जब ये मेच्योर होता है तो इसके अंदर दो सेल पाई जाती है, एक वेजिटेटिव सेल दूसरा जनरेटिव सेल पाया जाता है। The vegetative cell is bigger and has abundant food reserve and a large irregular shaped nucleus। तो कह रहे हैं कि वेजिटेटिव सेल बड़ा सा है, इसके पास बड़ा सा एक इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है और ज्यादातर ये फूड मटेरियल को क्या करता है, स्टोर किया जाता है। एंड द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो कह रहे हैं कि ये बड़ा सा जो सेल है ना ये, तो इसमें ज्यादातर पार्ट तो वेजिटेटिव सेल का ही है और इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। एक कह रहे हैं छोटा सा सेल जनरेटिव सेल होता है जो इसी सेल के अंदर क्या कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है। एंड इट इज स्पिंडल शेप्ड विद द डेंस साइटोप्लाज्म
एंड अ न्यूक्लियस। तो कह रहे हैं एक स्पिंडल शेप का होता है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और ये फ्लोट कर रहा होता है। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म pollen grains are shed at this, that is 2 cell stage। कह रहे हैं 60% एंजियोस्पर्म में इसी 2 सेल स्टेज पे क्या करता है, ये सेट ऑफ हो जाता है, गिर जाता है पॉलन। लेकिन 40% में ये जनरेटिव सेल फिर डिवाइड कर जाता है। तो जब जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाएगा तो एक बड़ा सा क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल, और उसके अंदर 2 जनरेटिव सेल। कितने? 2 जनरेटिव सेल। मतलब जनरेटिव सेल जब डिवाइड कर जाता है तो 2 सेल बना लेता है, इसको हम मेल गैमीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमीट। तो 2 सेल ये और ये तीसरा, तो 3 सेल स्टेज पे सेट ऑफ होता है 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंड इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल्स डिवाइड mitotically and to give rise to 2 male gametes before pollen grains are set, that is 3 cell stage। तो 60% में 2 सेल स्टेज पे सेट ऑफ कर दिया जाता है और 40% में 3 सेल स्टेज। आगे देखिएगा, the pollen grains of many species causes the severe allergic and bronchial afflictions in some people, often leading to the chronic respiratory disorder like the asthma and bronchitis etc। आप पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में? नहीं पढ़े? कुछ लोग पढ़े, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर हमने पढ़ाए हैं। तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा या पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि ज़्यादातर जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको एलर्जी जो है वो पॉलन ग्रेन से होती है। तो ज़्यादातर आप केसेस देखे होंगे कि अस्थमा के पेशेंट को ठंडियों में ज़्यादा दिक्कत होती है, गर्मियों में नहीं दिक्कत होती है, क्योंकि ठंडियों में एयर जो होती है वो डेंस हो जाती है, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर लो होने की वजह से ह्यूमिडिटी लो एटमॉस्फेयर में आ जाती है और वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाने की वजह से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे ऊपर रीजन पे क्या होते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, तो वो नीचे आ जाते हैं वेटेड होने की वजह से। तो इन जनरली इनहेलेशन के दौरान पॉलन ग्रेन क्या किए जाते हैं, इनहेल कर लिए जाते हैं। तो वैसे अस्थमा जो होता है वो एक तरह का एलर्जी ही है। हाइपर सेंसिटिविटी टू द सर्टेन पार्टिकल इज नोन एज एलर्जी। किसी भी पार्टिकल से अगर आप हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं तो वही क्या कहलाता है, एलर्जी कहलाता है। तो कई सारे पेशेंट को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, ठीक है। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, फ्रेग्रेंस से हो सकती है, फूड आइटम से हो सकती है एंड सो ऑन, कई सारी चीज़ों से हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो है एग से, फिश से, ठीक है, डस्ट से या पॉलन से और फ्रेग्रेंस से, ये ज़्यादा एलर्जी कॉमन देखने के लिए। तो अस्थमा, इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल जो होता है वो स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इसमें अचानक से सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एलर्जेंट जो है ट्यूब के कांटेक्ट में आता है, रेस्पिरेटरी ट्यूब के, तो वहाँ से हिस्टामिन केमिकल सिक्रेट होने लगता है और हिस्टामिन जो होता है वो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर और वैसोडाइलेटर होता है, ब्रोंकियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो जब पैसेज नैरो हो गया तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में दिक्कत होती है, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ब्रीथ आउट, क्योंकि ब्रीथ इन इनहेलेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, इसमें हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फोर्सफुली एयर को हम इनहेल करते हैं। लेकिन जब सांस छोड़ना होता है तो डायफ्राम को छोड़ देते हैं। अब चूंकि डक्ट है पतला सा तो उससे धीरे धीरे एयर निकल रहा है तो सफोकेशन होने लगता है, दम घुटने लगता है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज द अस्थमा। इसकी पहचान क्या होती है? व्हीजिंग साउंड। एनसीईआरटी लिखती है ना, व्हीजिंग साउंड, एक बजबजाहट की आवाज आती है, जैसे सांस लेने में आवाज आती है ना, तो दैट इज द व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द अस्थमा पेशेंट। एंड ब्रोंकाइटिस है, यानी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में स्वेलिंग आ जाए ड्यू टू एनी एलर्जेटिक या इन्फेक्शियस एजेंट जो है स्वेलिंग आ जाए तो भी रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है। इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थिनियम आर कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद द एक्सपोर्टेड व्हीट। पहले भी बता चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया से गेहूं लाने गए थे, लेकिन साथ में गेहूं के साथ इन्होंने भेज दिया गेहूं के मांग पार्थिनियम, या इसी को क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास या
कांग्रेस ग्रास, सरकार उन्हीं की, तो उन्हीं के नाम पे रख दिए कांग्रेस ग्रास। ठीक है, तो उसी समय ये आया और ये बहुत तेजी से जो है वो ग्रो करता है। ठीक है, और इसके पॉलेंस जो है वो उड़ते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो देखिएगा, हैज बिकम यूबिक्विटियस इन अकरेंस एंड कॉजेज द पॉलन एलर्जी। तो यूबिक्विटियस मतलब हर एक जगह, विश्वव्यापी हो गया, सभी जगहों पर पाया जाने लगा और इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीड है ना, एक्चुअली वीड जो होता है वो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करता है, खरपतवार। तो हम कितने वीडीसाइड हम यूज करें, वीडीसाइड यूज करेंगे या हर्बिसाइड यूज करेंगे तो हम उससे हमारे सॉइल का जो पीएच है वो चेंज हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी जो है उस पर अफेक्ट होगा और आसपास पाए जाने वाले इंसेक्ट को भी हार्म पहुंचाएगा। आगे देखेंगे, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन द न्यूट्रिएंट। कई सारे जगहों पर पॉलन ग्रेन, वैसे ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री में पॉलन ग्रेन्स का यूज किया जाता है पॉलन टेबलेट बनाने में या पॉलन सिरप बनाने में। ये माना जाता है कि ये एंड्योरेंस या परफॉर्मेंस इनहेंस करने में हेल्प करता है। पहले घोड़ों को खिलाया जाता था, इंसानों को खिलाया जाता था। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन द न्यूट्रिएंट्स एंड इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पॉलन टेबलेट एज अ फूड सप्लीमेंट। देखिए, फूड सप्लीमेंट का काम क्या होता है, एक्स्ट्रा दैन फूड जो आप लेते हैं उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। सप्लीमेंटल फूड का मतलब होता है विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट में ले रहे हैं अदर दैन फूड। जैसे जो आपको नेचुरल फॉर्म में फूड से मिल रहा है उसको छोड़कर अगर आप आइसोलेटेड फॉर्म में ले रहे हैं, दैट इज नोन एज द सप्लीमेंट। चाहे आप विटामिन का टेबलेट खाइए, मल्टीविटामिन का टेबलेट खाइए, मल्टी मिनरल का टेबलेट खाइए, अब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे, कैल्शियम का टेबलेट खाएंगे, फिर दूध पिएंगे, अंडा खाएंगे, मछली खाएंगे, लेकिन उससे उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा जितनी मात्रा में हमारे बॉडी को तुरंत नीड है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट का यूज कर लेते हैं। हम मार्केट से विटामिन और कैल्शियम, आयरन के टेबलेट उठा लेते हैं, खा के भरपाई कर लेते हैं, क्योंकि पता है कि अब हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टाइल है और फूड जो है वो हमको इस तरीके से नहीं मिल रहा है कि जो हमारे प्रॉपर अमाउंट को जो है वो सारी चीज़ों को फुलफिल कर सके। आप ही सोच लीजिए कि आप कितना बैलेंस डाइट लेते हैं। तो याद करेंगे तो वही दाल चावल रोटी सब्जी चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है। नहीं, नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए अच्छी बात है भाई कि अंडा, मीट, मछली जो है मिल जाता है हफ्ते 10 दिन पे। वेजिटेरियन है तो कितने दिन मशरूम और पनीर खाएं, जरा बताइए। शादी का फंक्शन छोड़ दिया जाए तो आप कितना बैलेंस डाइट ले रहे हैं, वही रोटी चावल ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और दाल में स्मॉल अमाउंट आपकी प्रोटीन की डिमांड नहीं फुलफिल नहीं हो पा रही है। आप ग्रीन वेजिटेबल्स कितने खाए हैं ये ध्यान दे लीजिए। कुछ लोग को तो इंटरेस्ट नहीं होता है खाने में, तो पहले हरी सब्जी है तो पहले साइड, कुछ मसाले वाली सब्जी हो बढ़िया तीखा तो बढ़िया है, खाने में टेस्ट आएगा। तो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेंगे तो वो मिनरल विटामिन आपको मिलेंगे। आगे देखिए, इन वेस्टर्न कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो कह रहे हैं ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री में, तो आने में समय कितना लगेगा। जब वेस्टर्न कल्चर आ सकता है तो फूड सप्लीमेंट आने में। पॉलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। ये माना गया है कि अगर पॉलन के टेबलेट यूज किए जाए तो परफॉर्मेंस को एनहांस कर देता है, मतलब मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करके बॉडी में एंड्योरेंस पावर को बढ़ा देता है। परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस, जो घोड़े दौड़ते हैं उनके, तो एथलीट भी यही खाने लगे हैं, इसको खाने से घोड़ा दौड़ सकता है तो हम भी दौड़ सकते हैं। आगे देखिए, when once they are set, जब एक बार पॉलन गिर जाते हैं, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। तो pollen जब एंथर से रिलीज किए जाते हैं तो इसको स्टिग्मा तक पहुंचना होता है।
कहां तक? स्टिग्मा तक पहुंचना होता है। अब दिक्कत की बात यह है कि पॉलन को कैसे पता कि हमको इसी स्टिग्मा पे जाना है? पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। तो कितने परसेंट चांसेस है कि जो ये स्पीसीज है वही सिमिलर स्पीसीज का पॉलन सिमिलर स्पीसीज के स्टिग्मा तक पहुंचा दिया है? इंसेक्ट का मन जहां उड़ के बैठ गया, हो सकता है कि दूसरे फ्लावर में भी तो जाके बैठ जाए और वहां पे पॉलन सेट ऑफ हो जाए। हवा चल रही है तो कितने परसेंट चांसेस है कि वो हवा के थ्रू पॉलन जो है उसी स्टिग्मा तक पहुंचे? इसके लिए होता यह है कि अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर ओव्यूल के अंदर एक एग्स है, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी। ठीक है, तो कई सारे मल्टी कार्पल भी होते हैं, मल्टीपल कार्पल होते हैं तो मल्टीपल ओव्यूल होंगे, मल्टीपल सीड बनेगा। कई सारे सिंगल सीड फॉर्मिंग होते हैं तो एक ही सीड बनता है, एक ही एग सेल होता है, वो तो उस पर डिपेंड करेगा। तो कह रहे हैं कि एक एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए इनॉर्मस नंबर में पॉलन जो है रिलीज किया, क्योंकि इनके चांसेस कितने परसेंट है लैंड करने के? लगभग ऑलमोस्ट नहीं, तभी फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर इस पॉलन को फर्टिलाइजेशन करना है तो इसको स्टिग्मा तक पहुंचना होगा, आइदर एनी के किसी भी तरीके से। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दैट पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? आप क्या सोचते हैं कि पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी मतलब कितने देर तक जिंदा रहेगा? कुछ घंटों से लेकर के 1000 साल। अभी तो आप पढ़ के आए ऊपर कि स्पोरोपॉलन में पाया जाता है जो कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, तो कुछ घंटों से लेकर के कई सौ सालों तक हो सकता है, 1000 सालों तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। The period for which the pollen grains remains viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। तो कह रहा है कि बहुत ही वेरिएबल है, आप फिक्स नहीं बता सकते हैं कि कितनी देर के लिए वो पॉलन ग्रेन जिंदा रहेगा। हाँ, लेकिन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, नमी। इन सम सीरियल्स सच एज द राइस एंड व्हीट अंडरलाइन, कुछ अनाज जैसे हैं गेहूं और चावल, पॉलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज। जैसे रिलीज होगा उसके 30 मिनट के अंदर अगर पहुंच गया तो ठीक, नहीं तो नॉन वायबल हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, बेमौसम बरसात किसानों के लिए दिक्कत कर देता है। अब मान लीजिए पॉलन ग्रेन्स जो है रिलीज होने वाले, बारिश हो गया, सारे पानी के साथ सेट ऑफ हो गए, गिर गए, या स्ट्रॉन्ग तूफान आ गया तो भी गिर जाएंगे या कुछ बिखर जाएंगे इधर उधर, तो उनके चांसेस कम होंगे। आगे देखिए, तो गेहूं और चावल का पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी कितना? आधे घंटे। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी मतलब गुलाब वाली फैमिली, लेग्यूमिनेसी मटर वाली फैमिली, सोलोनेसी आलू बैगन वाली फैमिली, दे मेंटेन्स वायबिलिटी फॉर द मंथ, कुछ महीनों तक जिंदा रहेंगे। एंड यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कह रहे हैं आपने सुना होगा, सुना नहीं, पिछले चैप्टर में, पीछे के चैप्टर में पढ़ के आए हैं आप कि कई सारे एनिमल्स से सीमेन को कलेक्ट कर लिया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन, प्रिजर्व में रख लिया जाता है उनके गैमेट्स को। तो ये भी पॉलन भी तो पॉलन के अंदर भी तो मेल गैमेट है, हम इसको भी तो प्रिजर्व रख सकते हैं। एट प्रिजर्वेशन एट लो टेम्परेचर इज नोन एज द क्रायो प्रिजर्वेशन। It is possible to store pollen grains for a large number of species for years in liquid nitrogen, that is temperature is -196 degrees Celsius, and such stored pollen can be used as pollen bank। तो कह रहे हैं जैसे हम सीमेन को कलेक्ट करके रखते हैं कई महीनों तक, ऐसे ही हम पॉलन को कलेक्ट करके
और इनका जैसे वो स्पर्म बैंक बनाते थे हम, इससे हम क्या करेंगे, पॉलन बैंक बनाएंगे और आगे चल करके पॉलिनेशन करा सकते हैं आर्टिफिशियली। एंड सिमिलर टू द सीड बैंक इज क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो क्रॉप ब्रीडिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं। भाई क्रॉप ब्रीडिंग में मेंडल ने ही तो ऐसे ही तो किया था, क्रॉप ब्रीडिंग कराई थी उन्होंने, इमैस्कुलेशन और बैगिंग कर दिया था। तो इमैस्कुलेशन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को निकाल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर कर दिया था। फिर जिस प्लांट के एंथर को उन्होंने चाहा उसी का ट्रांसफर कराया उन्होंने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। जैसे वहां एनिमल के केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलेंगे। अब आगे देखेंगे, द पिस्टिल आर मेगास्पोरेंजियम आर ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। तो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये है ओवरी। तीनों पार्ट को मिला कर क्या बोलेंगे, कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर पाया जाएगा मेगा स्पोरेंजियम। क्या पाया जाएगा, मेगा स्पोरेंजियम। ये इसी को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल। क्या बोलेंगे, ओव्यूल। अब इसके अंदर सेल पाई जाएगी मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल जो है ये डिवाइड करेगी मियोटिकली, यानी मियोटिक डिवीजन। यहाँ पे बनेंगे मेगा स्पोर टेट्राड। क्या बनेगा, मेगा स्पोर टेट्राड बनेगा। ठीक है। अब मेगा स्पोर टेट्राड में 3 सेल डीजनरेट कर जाएंगे। क्या करेंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। सब के सब हैप्लॉइड थी, ध्यान रखिए। मेगा स्पोर मदर सेल क्या था, इसको MMC बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। ये डिप्लॉइड, तो मियोटिक डिवीजन हो गया तो सब के सब हैप्लॉइड हो गए। तो मेगा स्पोर टेट्राड बनाया, मेगा स्पोर टेट्राड में 3 डीजनरेट कर दिया, एक ही बचा। अब ये एक सिंगल सेल जो होता है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। क्या करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब अब इसका रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन होगा। कितने बार, एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे तो 2 बनाएंगे, 2 से 4 और 4 से ये न्यूक्लियस बन गए। कितने बन गए, न्यूक्लियस 8 बन गए एक ही सेल के अंदर। इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब देखिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसलिए है बिकॉज ऑफ साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। तो साइटोकाइनेसिस होता था तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करता, अभी सिर्फ इसका न्यूक्लियस ही न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है। अब ये न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है। अब ये सारे न्यूक्लियस जो है ये अरेंज हो जाएंगे कहाँ पे, 3 एक पोल की तरफ, 3 दूसरे पोल की तरफ और 2 सेंटर में। ठीक है। अब इनके अराउंड सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बनाया जाएगा। क्योंकि प्लांट सेल में पढ़ा है ना, तो सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे और सेल वॉल बनाएंगे। क्योंकि मैंने एक ही लिखा है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किसका, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल का। अब बना। अब इसमें एक सेल जो होता है ये कहलाता है एग सेल। क्या कहलाता है, एग सेल। इसके किनारे किनारे 2 सिनर्जिड सेल्स, ये भी हैप्लॉइड, सिनर्जिड सेल भी हैप्लॉइड ही है। मियोटिक डिवीजन हुआ है ना,
सबकी सब हैप्लॉइड। अब देखिएगा ये एग सेल और सिनर्जिड सेल को मिला करके हम क्या बोलते हैं? एग apparatus। क्या बोलते हैं? एग सेल के अपोजिट पोल की तरफ जो सेल पाई जाती है तीन, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, तीन होती हैं। और बीच में जो पाया गया इसमें दो न्यूक्लियाई एक ही सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से कवर्ड होती है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल या पोलर। सेंटर वाला रहता है सलवार, सलवार सेंटर वाले में रहता है, लाल मेम्ब्रेन और हाँ, सारे सेल है ना। अभी जब आप ओव्यूल के स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपको बताया जाएगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। तो सेल कंफर्म कैसे करेंगे? सर उसका साइड वाला रहता है, क्या हुआ? साइड वाला मतलब पूरा एक सेल जिसके अंदर में ये हाँ बीच में नहीं, इसमें लिखा मतलब 6 वॉल फॉर्मेशन। 6 वॉल फॉर्मेशन। चलिए देखिए किसमें लिखा हुआ है? सीआरटी में। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है तो सेल। अच्छा नहीं, इसमें सेल वॉल नहीं है। ठीक, एक्चुअली इसमें सेल वॉल नहीं बनेगा, सेल वॉल बाकी सारी सेल्स में बनेगा। एक्चुअली इसमें माइक्रोपाइल आ जाता है यहाँ से, माइक्रोपाइलर रीड के थ्रू जो है यहाँ पे मेल गैमेट एंटर कर जाता है, ट्यूब जो है वो पोर बना लेती है, इसके अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, 6 सेल वॉल बनेंगे, 6 सेल वॉल, 6 सेल में 6 ही सेल वॉल बनेगा। सेंट्रल सेल में या पोलर न्यूक्लियाई में, सॉरी इसको पोलर न्यूक्लियाई बोल ही रहे हैं, तो इसके अराउंड जो है सेल वॉल नहीं बनेगा। ठीक, तो अब ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना है। अब ये कहाँ पे पाया जाएगा? ओव्यूल के, सॉरी ये ओव्यूल है ही, ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा। तो ये एक सिंगल सेल आगे चल करके डिवाइड किया, तो ये सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, इसके सपोर्ट में 2 सिनर्जिड सेल्स, इसके अपोजिट में 3 एंटीपोडल। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है किसका? ओव्यूल का। ठीक है, फिर अभी ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है, आर्थ्रोट्रोपस है, एनाट्रोपस है, कई सारे तरह का ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर अलग है। आपके सिलेबस में कौन सा दिया हुआ है? एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम पढ़ लेंगे। तो अभी आपको पता चलेगा जब पोलन ग्रेन यहाँ पे आता है तो उसका वेजिटेटिव सेल डिवाइड करना शुरू कर देता है और यहाँ से बनाता है पोलन ट्यूब। क्या बनाता है? पोलन ट्यूब स्टिग्मा पे जनरेट करता है और ये पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब जो होता है, अभी आप स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, इस सीड की तरफ एग एपरेटस की तरफ एक छोटा सा ओपनिंग पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो इसी माइक्रोपाइल के थ्रू ये एंटर कर जाता है और यहाँ पे दोनों मेल गैमेट रिलीज कर दिए जाते हैं। अब चूंकि हमको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, ठीक है, तो इसलिए हम ये 3 सेल स्टेज वाला क्या लेंगे? 3 सेल स्टेज। हम 2 सेल स्टेज को अभी छोड़ दे रहे हैं। 3 सेल स्टेज में क्या होगा? 2 मेल गैमेट रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों मेल गैमेट में एक मेल गैमेट जैसे रिलीज होता है, पोलन ट्यूब एंटर करेगा तो ये सिनर्जिड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पोलन ट्यूब के एंटर करते हैं, पोलन ट्यूब एक्चुअली सिनर्जिड सेल में ही एंटर करता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद मेल गैमेट्स को रिलीज कर दिया गया, तो एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज करेगा, ये जाइगोट बना लेगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। और पोलन ट्यूब के एंटर करते ही सिनर्जिड सेल में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरा वाला मेल गैमेट जो होता है वो सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। तो सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस थे, दोनों हैप्लॉइड थे, अलग अलग थे। ठीक है, तो ये पहले फ्यूज कर जाते हैं, तो ये बना लेते हैं 2n, फिर एक मेल गैमेट वाला n फ्यूज करके ये 3n फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, मतलब 3 न्यूक्लियाई एक साथ फ्यूज कर रही है ना, तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद 3n स्ट्रक्चर जो होता है ये कहलाता है एंडोस्पर्म सेल बनाता है। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म सेल बनाता है और यही एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करता है और ढेर सारे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब कुछ सीड ऐसे होते हैं, एक्चुअली ये फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये ओव्यूल है, ये मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में।
सीड के अंदर पाया जाएगा एम्ब्रियो और इसी के अंदर अगर बनेगा तो एंडोस्पर्म बनेगा इसी के अंदर और ओवरी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट में। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ तो इसके एसएससी पार्ट का काम हो गया खत्म, यानी स्टाइल और स्टिग्मा डीजनरेट कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यही पूरा स्ट्रक्चर जो है ये फ्रूट कहलाता है, फ्रूट के अंदर सीड और सीड के अंदर एम्ब्रियो। तो देख लीजिए, अच्छा हमको लगता है टाइम हो गया है तो कल ही शुरू करना है। पेस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल या एम्ब्रियो से एक फ्लावर मिलेगा तो लेते आइएगा, ब्रेड लेते आइएगा, देखना होगा तो देख लीजिएगा और नहीं मिलेगा तो लेते आइएगा। तंत्र मंत्र नहीं करवाइएगा। पेंटाकार्पल ओवरी होती है ना उसकी,